स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल पर। ये कैड कैम का लेक्चर नंबर है 2.2, ठीक है। यानी 2.1 वाला जो लेक्चर था वो दूसरे यूनिट का पहला लेक्चर था। आज जो आपके सामने वीडियो जा रही है, प्रेजेंट जो हो रहा है, वो आज दूसरा लेक्चर है दूसरे यूनिट का। तो हमने यहाँ पे नोट किया है 2.2 यानी यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है बच्चों। यूनिट 2 का नाम जो है आपकी किताब में इस तरीके से है, सॉलिड ऑब्लिक सरफेस मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम, ठीक है बच्चों। सॉलिड या सरफेस मॉडलिंग करना मतलब कि क्रिएट करना, 3D में बनाना, मॉडल तैयार करना, एक प्रारूप तैयार करना। तो चाहे वो सॉलिड प्रारूप तैयार करें, चाहे वो सरफेस का प्रारूप तैयार करें, यदि आप कैड कैम की सहायता से करते हैं तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सॉलिड सरफेस मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सरफेसेस का, सरफेसेस। इसमें भी दो पार्ट्स थे, एक पैरामीट्रिक था फाइन, और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। अब ये देखिए पैरामीट्रिक क्या होता है और नॉन पैरामीट्रिक सरफेस क्या होते हैं। देखिए वैसे तो पैरामीट्रिक हो चाहे नॉन पैरामीट्रिक हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरामीट्रिक पे भी आप 3D मॉडलिंग कर पाते हैं और नॉन पैरामीट्रिक पर भी आप 3D मॉडलिंग कर पाते हैं। जिस तरीके से हम आपको ये बताएं कि किसी भी लाइन का इक्वेशन हो, कोई भी लाइन का इक्वेशन हो, तो आप उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो एनालिटिकल मेथड से, यानी इक्वेशन और समीकरण की सहायता से, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। यानी कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन का इक्वेशन है, अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी लाइन का समीकरण, तो या तो आप उसको एनालिटिकली निकाल लेंगे यानी कि समीकरण की सहायता से, या फिर ग्राफ की सहायता से। जैसे मान लो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल समझ लो, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप लोग ने देखा होगा जब आप लोग अपना इंटर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त आप लोगों को एक टेबल बताया गया होगा कि साइन, कॉस और टैन, ठीक है ना। जिसमें 0 डिग्री की अगर बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 है, और टैन 0 की वैल्यू होती है 0। एक टेबुलेटेड फॉर्म में 0 का, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपके पास प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। कब? जब आप इंटर में ट्रिग्नोमेट्री का जब आप किताब पढ़ते थे तो उसमें साइन, कॉस, टैन का 0 से लेकर 90 तक के कोण का हर एक का मान टेबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ रहता था। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हर एक का आप ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाते थे, याद है कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस जा रही है, ये वाई एक्सिस जा रही है। साइन की जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर उठता है, फिर देन नीचे जाता ही है। इस वेव को ही साइनोसोडल वेव कहते हैं। यानी ये 0 पर, ये पॉइंट है 90 डिग्री पर, ये 1 है। तो देखो 0 पर 0 है, अभी 90 पर पहुंचा तो ये वैल्यू क्या हो गई इसकी 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना। अब फिर यही ग्राफ जब नीचे गिर के आता है और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, तो फिर से वैल्यू क्या हो जाती है 0। यानी आप एक ग्राफ के ज़रिए से भी साइन की वैल्यू निकाल पा रहे हैं और प्लस एक टेबुलेटेड फॉर्म में भी आपके पास प्रेजेंट है। दोनों ही मेथड से आप दोनों साइन, कॉस और टैन सारी वैल्यू निकालने में सक्षम है ना। एक टेबुलेटेड फॉर्म से भी यहाँ से देख लेने पर और एक ग्राफिकल मेथड से, दोनों से ही वैल्यूज़ पता चल जा रही है। सेम उसी तरह
चाहे आप पैरामेट्रिक सरफेस पे 3D डिज़ाइन कीजिए, चाहे नॉन पैरामेट्रिक सरफेस पे कीजिए, आपको बस दोनों सरफेस के बीच का अंतर पता होना चाहिए। दोनों में हो जाएगा आपका 3D मॉडलिंग, ठीक है, लेकिन बस सरफेस का अंतर है। जिस तरह इसमें और इसमें मेथड का अंतर था, उसी तरीके से ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सरफेस का अंतर है। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरफेस मॉडलिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको ये थोड़ा जानना ज़रूरी है कि सरफेस मॉडलिंग में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सरफेस किसको कहते हैं, ठीक है। वैसे आपके एग्ज़ाम में ये आता नहीं है। एग्ज़ाम में आपके क्या आते हैं कि आप कौन से कमांड को इस्तेमाल करेंगे कि आपका 3D सरफेस एक तैयार हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में कर लेते हैं। उसके बाद इसकी डिटेल एक PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर आ भी जाता है, अगर कहीं से गलती से भी आ गया तो आप उसको लिख सकेंगे, वैसे ये आता नहीं है ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में, ठीक है। जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ है तब तक के एग्ज़ाम में तो ये अभी तक नहीं पूछा गया है और ना ही आगे पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आप ऐसी बात को समझिए, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है ना, चाहे वो 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 45 हो, व्हाटएवर इट इज़, आपको बस उस पर साइन या कॉस थीटा का लेके मान रखना है। उसमें ये नहीं लिखता क्वेश्चन में कि आप साइन थीटा का मान लिखें तो ग्राफिकल मेथड से निकाला हुआ होना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं पूछता। या फिर टेबुलेटेड फॉर्म से साइन थीटा या कॉस थीटा का मान निकाला हुआ होना चाहिए, ये भी नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन ही नॉनसेंस है, ठीक है। इसीलिए पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का सवाल पूछना भी बिल्कुल वैसा ही नॉनसेंस वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए बेहतर ये है कि आप लोग इसको बस जाने रहिए, इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। पैरामेट्रिक सरफेस, पैरामेट्रिक सरफेस में बच्चों क्या होता है, यदि आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को मॉडल करना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये बोर्ड है, ये 2D है ना, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है, सिर्फ 2 ही डायमेंशन दिया हुआ है। तो इस पर आप जो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे वो 2D बनेगा। सपोज़ कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ये क्या बन गया, ये 2D ही बना है, क्योंकि इसमें हम एक ये दिशा और एक दिशा ही निर्धारित कर पा रहे हैं, ठीक है। परंतु अगर एक ऐसा स्पेस आ जाए जिसमें कि 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये स्पेस है, ये x, ये y और इसके ठीक विपरीत पे z। अब इस एरिया में जो कोई भी आपने डिज़ाइनिंग की है, मॉडलिंग की है, क्योंकि ये पूरा स्पेस 3D है, तो इसमें बनाई हुई चीज़, मॉडलिंग की चीज़, वो भी क्या हो जाएगी, 3D स्पेस में हो जाएगी, यानी 3D मॉडलिंग कहलाएगी वही चीज़, ठीक है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास 2D का बोर्ड है, तो आपने जो फिगर बनाया सो 2D बनाया। अब अगर आपको 3D मॉडलिंग करना है तो आपके पास 3D स्पेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3D स्पेस ही नहीं रहेगा तो 3rd डायमेंशन वो लेगा कहाँ फिर वो, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन या सरफेस वो 3D स्पेस होता है जिसमें कोई भी कर्व एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है। पैरामीटर से इसका हो गया x, ये y और यहाँ से ये z, मतलब उसके लोकेशन पे, उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक स्फीयर बना लिया, गोलाकार, हमने एक फिगर तैयार कर लिया, ये गोला है, सर्कल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गोला है, ठीक है। यानी इसके सेंटर से ये x एक्सिस जा रहा है, ये y एक्सिस जा रहा है और ये z एक्सिस जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी इसका रेडियस है, मान लो रेडियस r है, r स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन हो गया। डिपेंड कर रहा है कि x, y और z किस चीज़ पर निर्भर है। ये गोला जो है ये x, y और z इसी पर तो निर्भर है ना, यही पैरामीटर कहलाते हैं, x, y, z, यानी वो तत्व
जो इसके साइज और शेप को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ऐसे ही तत्व को आप क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। यानी वो तत्व जो किसी भी आकार को उसका शेप देने और निर्धारित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही तत्व को आप कहते हैं पैरामीटर्स। और ऐसे इक्वेशंस को जब आप सरफेस पे बनाते हैं तो ऐसे ही सरफेस आपके कहलाते हैं पैरामीट्रिक सरफेस। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग और डीप नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आता ही नहीं है। फाइन। और नॉन पैरामीट्रिक ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा सरफेस या ऐसा स्पेस जिसमें किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ओरिजिन से ही सारी चीज़ें कंसिडर कर ली जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक बना लिया क्यूब, ठीक है ना, ये x एक्सिस का हो गया, ये y एक्सिस का, ये z एक्सिस का। ठीक है, हर एक पॉइंट पर अगर इसका ओरिजिन से अगर आप कंसिडर करें तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, यहाँ का वैल्यू कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और। यानी सारी वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ ओरिजिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किसी पैरामीटर की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स का डिज़ाइनिंग जो किसी भी स्पेस में बनाया जाए परंतु उसका जो पैरामीटर हो वो कंसिडर ना किया जाए, सिर्फ ओरिजिन से ही लेके उसको बना दिया जाए, तो ऐसे सरफेस को आप कहेंगे नॉन पैरामीट्रिक सरफेस। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी जब आपके पास एक प्रॉपर PDF आएगी और इसका एक जो एग्जाम्पल आएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं भी आता है तो इसे इग्नोर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इतना हार्ड है कि जो बच्चे मास्टर्स करते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं, पैरामीट्रिक सरफेस और नॉन पैरामीट्रिक सरफेस। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि हम लोग बस कमांड्स को सीखें कि किस तरीके से किसी 2D से 3D को तैयार किया जाता है। अब वो कहाँ किया जाता है, वो पैरामीट्रिक है चाहे नॉन पैरामीट्रिक है, उससे ये बहुत नॉनसेंस इररिलेवेंट सवाल हो जाता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आप लोग इसका नाम सुने रहिए, पैरामीट्रिक सरफेस क्या होता है और नॉन पैरामीट्रिक सरफेस क्या होता है, क्योंकि आगे जाके आपको ये बिल्कुल भी अलग न लगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब जो नया टॉपिक है वो है कमांड्स यूज्ड इन कैड कैम। कैड कैम यानी कैड कैम का जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है तो आप मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि आप 3D मॉडलिंग करने वाले हैं, 3D मॉडलिंग होने वाली है। ठीक है, सपोज आपके पास सबसे पहला टास्क आया है कि आपको एक सिलेंडर यानी बेलनाकार प्रोडक्ट तैयार करना है। ठीक है, अब ये बेलनाकार बनेगा कैसे? ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कंप्यूटर पर तैयार करने के लिए कमांड्स आते हैं, यानी आप उसको जब निर्देश देंगे कि ऐसे ऐसे करके बनाना है और एक्सट्रूड करना है और कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेशन करनी है तो ये जाके तैयार होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं एक ग्राफ के ज़रिए से। ये देखिए बच्चों, ये हम लोग ने तैयार कर लिया एक 3D स्पेस जिसमें ये जो है x और y है। फाइन, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बना किस चीज़ से है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी जो भी फिगर बना है वो कौन कौन सी बेसिक साइज को और शेप को लेके बना हुआ है। तो अगर हम ये बताएं कि z और x एक्सिस पे एक हम सर्कल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल है वो कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है? x z प्लेन पर। ठीक है, अभी ये क्या है, क्योंकि x और z पे ही बना हुआ है, यानी ये दो डायमेंशंस के बीच में बना है, यानी अभी ये क्या है? 2D है। ठीक है, अब
इसी सर्कल को हाइट दे दी जाए जो कि y डायरेक्शन में जाती हो। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? यानी x और z पर सबसे पहले आपने क्या तैयार किया, एक 2D सर्कल तैयार किया। इसी सर्कल को आपने एक्सट्रूड कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यानी अब ये 2D था और एक और डायमेंशन जुड़ गया, यानी कि अब ये y में भी आ गया। ठीक है ना? अभी तक इसका जो बेस था, जो आधार था, वो xz में था। फाइन। अब इस xz वाले चीज़ को, सर्कल को आपने एक थर्ड डायरेक्शन दे दिया जो कि y एक्सिस में जा रहा है। यानी इस पूरे प्रोडक्ट में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों का इस्तेमाल हो गया। x z में ये सर्कल इसका बेस और y एक्सिस में इसकी हाइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x z स्पेस में इसका बेस बनाया गया आपने जो कि सर्कल है। फाइन। और y एक्सिस में आपने इसको हाइट निर्धारित कर दिया। हाइट पूरा ऑब्जेक्ट जो है x, y और z के अंतर्गत बन गया। 3 डायमेंशन आ गए, यानी कि आपका ये तैयार क्या हो गया? दिमाग लगाइए, क्या तैयार हो गया? आपका एक 3D प्रोडक्ट तैयार हो गया। किसी बनी हुई चीज़ को, 2D चीज़ को थर्ड डायरेक्शन में उभारना, एक्सट्रूड करना, यही आता है एक्सट्रूड कमांड का काम होता है। ये कौन सी कमांड से बना है बच्चों? एक्सट्रूड कमांड। इसका काम क्या होता है कि किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको थर्ड डायरेक्शन की डायमेंशन देना, उभारना, एक्सट्रूड करना, उसी का किसके अंदर काम आता है? ये एक्सट्रूड कमांड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोग को ये एक एक्सट्रूड कमांड के बारे में ज़्यादा समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी कई सारे कमांड्स हैं जिससे आप 3D स्पेस जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम 2D फिगर्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको पढ़ते रहें और जो PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी उसको भी आप बिल्कुल थोरोली पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आपसे अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुलाकात होगी। और इससे पहले अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप घर पर रहें एवं सुचारू रूप से भी पढ़ाई करती रहें। धन्यवाद।